नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं भारत के सभी आदरणीय और सम्मानीय चिकित्सक लोगों को प्रणाम करता हूं। आज हम एक व्याधि पढ़ेंगे जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। मैं जहाँ पर अभी थोड़ा मैं बाहर आया हूँ, अगर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो मैंने कुछ लोग को यहाँ पे को होस्ट बनाया है, तो थोड़ा आप लोग संभालिएगा। मैं यहाँ पे ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी मोटर न्यूरॉन डिजीज जो है ना, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों को समझ नहीं आता है कि इसको किस तरह से समझना चाहिए, क्या होता है ये व्याधि, और किस तरह से मतलब इसको यहाँ कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जाता है कि हमें किस तरह से इसको डायग्नोज करना है और समझना कैसे है। तो मैं वही सब चीज आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। मैं आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनके वजह से मुझे इतना नॉलेज मिला है कि मैं आप लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बता रहा हूँ। तो मैं एक दो लोगों को यहाँ को होस्ट भी बनाया हूँ, आप लोग देखिएगा। अगर मेरा गलती से अगर नेटवर्क चला जाएगा तो आप लोग रहिएगा, विश्वास रखिएगा, या हमारा क्लास होते रहेगा, आगे पीछे होगा लेकिन होगा। तो अभी मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज जो है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फेसबुक लाइव करना वाला था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। तो अभी मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में मैं बताता हूँ। पहले मैं इसका थोड़ा मॉडर्न पार्ट बताऊंगा हरिसन की बुक से, और उसके बाद में आयुर्वेद में इसको कैसे देखते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग म्यूट रखिए, क्योंकि म्यूट रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। अभी आप देखिए कि मोटर न्यूरॉन डिजीज जो होता है, इसको शॉर्ट में एमएनडी भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, ब्रेन और जितने भी अपने नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स आप लोगों ने पढ़ा है। तो ब्रेन से लेके जो सिग्नल पूरे बॉडी में जाता है उसको मोटर नर्व्स बोलते हैं, और सेंसरी नर्व्स जो रहते हैं जो सिग्नल लेके आते हैं ब्रेन तक। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं। दूसरा, ऐसे सेल जो वॉलेंटरली मसल्स जो रहते हैं उनके मसल की एक्टिविटी को, जैसे कि स्पीकिंग जब हम कुछ बोल रहे हैं, वॉकिंग जब हम चल रहे हैं, ब्रीदिंग जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम स्वॉलोइंग मतलब हम कुछ अंदर पेट में ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या फिर जनरल मूवमेंट जो रहता है, उठना बैठना चलना घूमना फिरना, इन सबको जो कंट्रोल करता है वो मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है उसमें इफेक्ट आ जाता है। अब मोटर न्यूरॉन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर कोई लेमैन भी सुनेगा जो नॉन मेडिको भी है, उन लोगों को भी मेरी बात समझ आ जाएगा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज को डायग्नोस कैसे करना चाहिए। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा। हैरिसन में तो बहुत ऐसे डीप में बताया ये सब चीज,
लेकिन हमें कैसे है कि हमें आयुर्वेद को अच्छे से समझाना है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर क्लियर सबको समझ है कि मतलब इसको कैसे डायग्नोज करे, कैसे क्या करे। अब इसके टाइप्स जो है वो मॉडर्न साइंस में कैसे और आयुर्वेद में क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ये आवृतवात या क्षयात्मक संप्राप्ति से होता है। पहले मैं मॉडर्न का बताता हूँ। तो हैरिसन में ऐसा बताया कि ये 3 टाइप का होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। मतलब बहुत सारे डिजीज का ये कॉमन मोटर न्यूरॉन ऐसे बोला गया है। तो पहला होता है अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस। दूसरा होता है पीएलएस, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। तीसरा होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, पीएमए। अब ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर एक होता है कि स्यूडो बल्बर पाल्सी, जो स्पास्टिक होता है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आते हैं। बल्बर का मतलब क्या होता है, यहाँ बल्बर शब्द जब बोलते हैं तो वो माउथ, फेस और थ्रोट, इसको बल्बर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब फेस का रीजन और ये सब अफेक्ट होते हैं। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, जो स्पास्टिक होता है, फ्लैसिड होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि स्पाज्म इतना ज्यादा, स्टिफनेस इतना ज्यादा होता है और वो बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा होता है। अब इसमें मतलब टोटल 5 टाइप के बताए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एएलएस होता है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस होता है। अभी ये क्या होता है ये मैं वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग अभी ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके पास जब भी पेशेंट आए तो 5 टाइप का मोटर न्यूरॉन डिजीज में कौन सा टाइप है वो डायग्नोज करने आना चाहिए। दूसरा होता है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, पीएलएस होता है। तीसरा होता है पीएमए, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। फिर होता है प्रोग्रेसिव बल्बल पाल्सी और सीडो बल्बर पाल्सी। अब इसमें क्या होता है कि एएलएस जो रहता है उसमें अपर मोटर न्यूरॉन जो ऊपर के भाग में मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं वो इफेक्ट होते हैं एएलएस में, और एलएमएन लोअर मोटर न्यूरॉन ये भी इफेक्ट होते हैं। पीएलएस जो है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, अभी आप सुनते जाइए बाद में और अच्छे से बताऊंगा। यूएमएन मतलब इसमें अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं पीएलएस में। तीसरा होता है पीएमए, मतलब इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। फिर है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी, जो बल्बर रीजन, माउथ, थ्रोट और ये मतलब फेस, इसको अफेक्ट करता है। और सीडो बल्बर पाल्सी जो होता है वो बल्बर रीजन मतलब अपर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है अगर हम लोग देखेंगे तो मैसेजेस जो आते हैं ब्रेन से, जो सिग्नल्स आते हैं, आप लोग ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो मतलब पहले ब्रेन से सिग्नल आया और वो क्या होता है नर्व सेल्स से जा रहे हैं, तो और ब्रेन स्टेम तक जा रहे हैं तो अपर मोटर न्यूरॉन होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से भी अगर वो सिग्नल आके और फिर वो मसल्स तक जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है सारा। ये ग्रे का एनाटॉमी होता है और दूसरा जो बुक रहता है गाइटन का जो फिजियोलॉजी का बुक है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा मॉडर्न पार्ट। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन रहते हैं वह क्या करते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देते हैं जिससे हम वॉकिंग कर पाते हैं, खाना चबा सकते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, हाथ, पैर, चेस्ट, फेस, थ्रोट और टंग, इनको वो कंट्रोल करते हैं। अब जब ये सिग्नल आ रहा है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के थ्रू जब जा रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक जा रहे हैं, तो ये जो कंडक्शन हो रहा है, सिग्नल जो हो रहा है, वह सिग्नल नहीं जा पा रहा है किसी ना किसी वजह से। तो उससे मसल्स अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, अब इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है अगर वहां से सिग्नल नहीं जा पा रहे तो क्या होगा कि स्पाज्म होगा, पूरा मसल जो है वो स्टिफ हो जाएगा, नसें अकड़ जाएंगी, और या फिर उसमें नस पे नस चढ़ेगा, या फिर हाइपरटोनिसिटी होगा, या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, मतलब रिफ्लेक्सेस ज्यादा आने लगेंगे, या फिर एक्सटेंशन और प्लेंटर रिस्पॉन्सेस बढ़ जाएंगे। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर हो रहा है इफेक्ट तो वीकनेस आएगा, हाइपोटोनिसिटी मतलब मसल का जो टोन है वो वीक हो जाएगा, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ठीक से नहीं आएगा। फिर उसके बाद में फेसिकुलेशन, फेसिकुलेशन का मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर स्फुरन होने लगना, जिस तरह से फड़कना जो बोलते हैं वो फड़कने लगेगा। मसल वेस्टिंग होगा, मसल सूखने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे।
क्षयात्मक संप्राप्ति जैसा होने लगता है। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज जो रहता है वो या तो आनुवंशिक होता है या फिर वो जन्म होने के बाद ये होने लगता है, मतलब एक्वायर्ड होता है या इनहेरिटेटेड होता है। कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनको ये मोटर न्यूरॉन डिजीज पाया जाता है, वो पहले से ही उनके जीन्स में होता ही होता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज अगर हम लोग देखेंगे तो यह बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पुरुषों को ये ज्यादा होता है, स्त्रियों को ये कम पाया जाता है, अगर अगर हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे तो। और ये आफ्टर 40 एज, 40 साल के बाद मोटर न्यूरॉन डिजीज ज्यादा दिखाई देने लगता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मोटर न्यूरॉन डिजीज जो है, जो मैंने एएलएस बताया, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसका बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं आयुर्वेद पार्ट बताऊंगा। तो इसमें क्या रहता है कि हाथ पैर और कोई भी चीज हाथ पैरों में अफेक्ट होने लगता है, हाथ उठा नहीं पाते हैं, पैर उठा नहीं पाते हैं, और उसके बाद में खाना निगलने में तकलीफ होती है। ब्रेन से सिग्नल जा रहा है लेकिन वो मसल्स जो हैं उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पैर को उठा पाए, मतलब ऐसा रहता है पेशेंट बेड रेस्ट में चला जाता है अगर ये प्रोग्रेसिव बढ़ते गया तो। मसल वीकनेस इतना ज्यादा होता है, मसल्स में एट्रोफिक चेंजेस होने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये दोनों साइड में पहले एक पैर अफेक्ट होगा फिर दूसरा होगा, फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ की कमी होने लगती है, फिर अपना हाथ उठाना पैर उठाना पूरा बॉडी का मतलब कुछ भी काम करना, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल जा रहा है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि हाथ उठाना है पैर उठाना है, वो नर्व्स में प्रॉब्लम होने लगता है, कंडक्शन नहीं होता है। फिर मसल्स में स्पास्टिसिटी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, फेसिकुलेशन मतलब फड़कन फड़कन बहुत ज्यादा होने लगता है, कोई भी चीज को निगलने में तकलीफ होने लगती है, या फिर कुछ बोलने में तकलीफ होने लगती है, जो भी शब्द हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। स्पीच जो रहती है बोलने का जो है वो स्लर्ड होता है, मतलब उसमें ठीक से क्लियरिटी नहीं रहती है, या नाक से वो आवाज आने लगती है, नाक से बोलना, या इसी तरह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और दूसरा क्या है कि कुछ कुछ ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो खराब होने लगता है। दूसरा होता है पीएलएस, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें हाथ पैर में तकलीफ होने लगती है, पूरा बॉडी का ट्रंक अफेक्ट होने लगता है, और जितने भी अपने फेस के मसल्स हैं बल्बर मसल्स, वो फेस थ्रोट और माउथ के मसल्स उसमें वीकनेस आने लगता है, बैलेंस नहीं हो पाता है चलने फिरने में, वीकनेस बहुत ज्यादा आता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है, और वो मतलब इंसान बैठ के उठना और चलना फिरना ये सब अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि मसल्स वैसे ही हैं लेकिन नर्व का कंडक्शन नहीं आ रहा है कि वो सिग्नल जाए और वो मोटर नर्व्स को स्टिमुलेट करके और वो अपना काम कर पाए। इसके बाद में जो प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी थर्ड पार्ट है, उसमें एट्रोफिक चेंजेस आने लगते हैं, जैसे मसल सूखने लगती हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाथ पैर उठा नहीं पाते हैं। तो इसके बाद में मतलब इसमें भी वायु ही है जो क्षय कर रहा है, और आवरण जन्य संप्राप्ति है, इसको इस तरह से करेंगे। ठंडा जितना लगेगा बॉडी को ठंडक मिलेगी उतना ये एग्रेवेट होता है ये प्रॉब्लम, मसल सूखने लगते हैं, मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंसान को उठा बैठा पाए, ये समझ लगता है। जो प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी होती है तो बल्बर ये सिम्टम मतलब माउथ फेस थ्रोट इसमें इफेक्ट होने लगता है, तो उसकी वजह से खाना निगलना, जो फेस के खाना निगलना, बोलना, कुछ चीज चबाना, ये सब नहीं हो पाता है। तो फेरेंजियल मसल्स का वीकनेस होने लगता है, जॉ और फेशियल मसल्स, जॉ के मसल्स वीक हो जाते हैं, बोलने में तकलीफ होने लगती है, बोल ही नहीं पाते हैं, और टंग के मसल्स कमजोर होने लगते हैं। उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है कि हंस नहीं पाते हैं, रो नहीं पाते हैं, इंसान हंसना चाहता है लेकिन हंस नहीं पाता, रोना चाहता है तो उसका वो मसल्स इतने कमजोर होते हैं क्योंकि ब्रेन से सिग्नल पहुंच नहीं रहा मसल तक, तो वो रो नहीं पाता है। उसके मतलब इमोशनल लेबिलिटी जो बोलते हैं, इमोशन को वो व्यक्त नहीं कर पाता है, इसी तरह से वो खाना नहीं खा पाता है, बोल नहीं पाता है, उसी तरह से उसको लंग्स में भी इफेक्ट होता है, तो उसको निमोनिया टाइप होने लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। एक होता है सीडो बल्बर पाल्सी, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फेस के थ्रोट के मसल्स में इफेक्ट होने लगता है, तो खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, चबाने में हो रही है, और ये प्रोग्रेसिव धीरे 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 बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो कोई भी एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, मतलब वो दुखी है हंस रहा है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो एक्सप्रेशन लेस फेस होने लगता है। फिर उसके बाद में वॉइस उसका बिगड़ जाता है, उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को ध्यान नहीं रख पाता है, वो लंग फेलियर भी होने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है,
फिर बेड सोर होता है, लेटे लेटे उसके जख्म इतने ज्यादा बढ़ते हैं, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एमएनडी है, ये किस तरह से देखना है, तो ब्लड टेस्ट करना है पूरा, सीबीसी, मतलब टोटल ब्लड काउंट पूरा चेक कराना है। उसके बाद में सर्वाइकल स्पाइन जो रहता है उसका सीटी कराना है और एमआरआई कराना है। उस सीटी स्कैन में हमें पता चलता है कि कोई और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से तो नहीं हुआ है या इंजुरी तो नहीं हुई है। हेड का भी सीटी कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए, ईएमजी मतलब इलेक्ट्रो मसल का जो ग्राफी होता है, मसल्स का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं, उसका हमें ईएमजी जो रहता है वह कराना पड़ता है। अगर हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से एमएनडी देखेंगे, अभी आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आएंगे या आप लोगों ने देखे होंगे, अभी बहुत सारे लोग बताएंगे कि हमारे पास पेशेंट आए तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ गए थे, आप लोग भी बताइएगा। तो जब हमारे पास एमएनडी के पेशेंट आते हैं तो उनको हम किस तरह से देखते हैं, वो मैं आप लोग को 1 मिनट बता रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अभी मैं थोड़ा कुछ लोगों को यहाँ पे अनम्यूट भी करता हूँ, क्योंकि हम लोग ये चर्चा करेंगे यहाँ पर। मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। आप लोग देखिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है आप लोग के पास। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, मैंने जो बताया एमएनडी के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं क्या मैम? हाँ सर, अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट चल रही है, एमएनडी के पेशेंट आते रहते हैं कि पंचकर्मा कराने के लिए ये पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि इनको एलोपैथ वाले मतलब वो कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं मिल पाता, तो फिर वो हमारे पास आते हैं। तो नहीं अभी तो एक, वो कौन सा टाइप लेके आए थे, वो थोड़ा आपको याद है? हाँ सर, ये जो आपने बताया है पीएमए यानी कि प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी वाला पेशेंट एक मैंने अभी डील किया है, हाँ और लेट है 50+ की। और उनका जो है 1 साल पहले उनका ये प्रॉब्लम उनको हिसाब से शुरू हुआ। और उनका जो उनके हिसाब से था कि उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मतलब झटका लगा था उन्हें, और उसके बाद से उनको ये प्रॉब्लम आई कि उनके पैरों ने धीमे धीमे काम करना बंद किया। अभी जो कंडीशन है कि वो अपने पैर को दोनों को खोलने और बंद करने में उन्हें बहुत दर्द होता है, और जैसे अगर खुल गया पैर तो उसको वापस खींचने में उन्हें बहुत समय लगता है, और वो बहुत धीमे धीमे होता है। सेम कंडीशन उनके हाथ में आती जा रही है। अब उनका जो राइट हैंड है उसको भी सेम है, उसको खोल के बंद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी वॉइस पे भी इफेक्ट आ गया है सर, और उनका जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब ब्लर होने लगा है आवाज। ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। तो कंडीशन काफी आगे बढ़ चुकी है, और विद इन 1 ईयर उनको ये प्रोग्रेशन हो गया है इतना। और उसकी नर्व कंडक्शन जो टेस्ट है उसमें आया है कि उनकी मसल्स में जो नर्व्स का कंडक्शन है, नर्व्स में जो कंडक्शन है वो स्लो हो रहा है। और उनकी जो ब्रेन का उसका सीटी हुआ है उसमें भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई दिखाया है। ये सारे ही टेस्ट जो आपने अभी बताया वो सब उसमें मैंने देखी। अभी रिसेंटली पेशेंट चल रहा है, इसलिए मुझे एकदम से याद आया कि वो पेशेंट मेरे पास क्या करेंटली चल रही है। जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया मैम। अभी हम इसका चिकित्सा जो अपने ग्रंथों में क्या बताया है, मतलब अपने जो आचार्य लोग हैं उन्होंने तो ट्रीटमेंट बताया ही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अपने ग्रंथों में इसको किस तरह से एनालिसिस किया गया है। उन्होंने भले यह नाम न दिया हो मोटर न्यूरॉन डिजीज, लेकिन अपने जो सिम्टम्स है चरक में जो आवृतवात, वो भी कौन सा आवृतवात है उसको जानना बहुत जरूरी है। और किस तरह से हमें सोचना चाहिए अंशांश कल्पना से, संप्राप्ति भंग करना जरूरी है, और संप्राप्ति क्या होती है आयुर्वेद के हिसाब से वह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वात पित्त कफ, तीनों दोष प्रकोपित हुए रहते हैं, और इसमें वात और कफ का संप्राप्ति ज्यादा दिखता है। अगर ये आवरण हुआ है, कफ की वजह से आवरण हुआ है, तो इसमें कफ कर निदान ऐसा हमें मिलेगा कि पेशेंट दिन में सो रहा है, हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि वो दीवार स्वाप कर रहा है, फिर फ्रूट सैलेड खा रहा है, कफ वर्धक फ्रिज का चीजें खा रहा है, ठंडी चीजें खा रहे हैं, तो कफावृतवात ऐसा हमें दिखता है। और यहाँ पे वायु का रुक्ष गुण और शीत गुण बढ़ा हुआ है, और उसके वजह से एमएनडी हुआ है। हमें कभी भी पेशेंट कोई भी आए, मोटर न्यूरॉन डिजीज आए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस का है, हमें केस टेकिंग पे ध्यान देना है, कौन से दोषों का अंशांश कल्पना से क्या चीज बढ़ा हुआ है वो हमें देखना है। अगर इसमें पित्त का अनुबंध होता है
पित्त का अनुबंध होता है तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी होने लगती हैं। तो इसमें पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, उष्ण गुण बढ़ा हुआ है। पेशेंट जो है वो क्षार का सेवन ज्यादा करे, भले वो वात और कफ संप्राप्ति है, लेकिन पेशेंट ने साथ में क्षार का सेवन किया है, अजीर्णाशन किया है, अजीर्ण में खाना खाना, या फिर उसने अम्ल रस या कटु रस, मतलब ज्यादा मिर्ची मसाला वगैरह बहुत ज्यादा चीज खाया है, वो हमें देखना है। तो इसमें तीक्ष्ण और उष्ण गुण पित्त का बढ़ा हुआ है। तो उसके वजह से क्या होता है कि डीजनरेशन, मतलब दाह पाक वगैरह होके, जो हम बोलते हैं कि पाक होके वहां पे कोथ निर्माण होना, सड़न निर्माण होना, यह सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और वायु का जो शोषण करने का स्वभाव है, मतलब जो हम बोलते हैं एट्रोफिक चेंजेस, वह ज्यादा आने लगता है। और वायु का जो आशुकारी स्वभाव है, उसके वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगता है। अब शोष जो होता है, तो बल्बर मसल जो रहते हैं, जैसे फेस का बल्बर मसल हो गया, थ्रोट का हो गया, फिर चेहरे का हो गया, उसमें होने लगता है। तो मैंने कहा ना कि एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, ना वो हंस सक रहा है ना रो सक रहा है, आंसू आ रहे हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन दिखा नहीं पा रहे, ऐसे होने लगते हैं। तो इसलिए खाना खाना का तकलीफ होने लगता है, कोई मसल्स का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। इसी को अगर हम लोग, हमारे सर ने ऐसा बताया कि 3 कैटेगरी करना चाहिए। अगर हम लोग इसको, पहला कैटेगरी है कि जो कफावृत प्राण वायु है, कफावृत प्राण वायु, कफ ने प्राण वायु को आवृत कर दिया है। तो उसके वजह से क्या होता है, आवरण जब होगा तो प्राण वायु के कार्यों को वो तकलीफ देगा। जैसे कि मूर्धा जो है वो संग हो जाएगा, मतलब पूरा शरीर है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मूर्धा साध, साध मतलब कुछ भी फेस में एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे, तंद्रा आती है बहुत ज्यादा। अगर कफावृत प्राण वायु है तो ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है पेशेंट को। उसके बाद में पेशेंट को श्वास लेना और छोड़ना, यह तकलीफ होने लगती है। और इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे ना, कफावृत प्राण वायु, तो प्राण वायु को ये अफेक्ट कर रहा है, आवृत कर रहा है कफ। दूसरा होता है कि प्राणवात जो रहता है, प्राण वायु जो रहता है, वह उर में और कंठ में परिभ्रमण करता है। तो अन्न प्रवेश जो बोला गया है, मतलब प्राण वायु का अन्न प्रवेश, अन्न, मतलब अन्न को प्रवेशित करना, मतलब खाना निगलना, ये प्रॉब्लम होने लगती है। फिर उसके बाद में ये जो हम ये करते हैं कि कफ को निकालना, खखार से करते हैं, ये जो प्रोसेस है वो कफ को निकालना तकलीफ होने लगता है। दूसरा कंडीशन हमारे आचार्यों ने बताई, सारा चीज चरक संहिता में लिखा हुआ है, लेकिन हम इस तरह से अगर सोचेंगे तो हमें और ज्यादा सफलता मिलेगी। दूसरा बताया कि कफावृत उदान वायु, उदान वायु को कफ ने आवृत कर दिया है। जैसे कि आप प्याज को देखेंगे, प्याज में अंदर एक लेयर होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है, तो वैसे ही उदान वायु है, उसको आवृत कर दिया है, कवरिंग कर दिया है कफ ने। तो इसमें क्या होता है कि उदान वायु के जो भी कार्य हैं, क्योंकि कफ ने आवरण कर दिया है, कवर कर दिया है। जैसे आपने कंबल को ओढ़ लिया, तो कंबल जो है वो आवरण कर रहा है, और अंदर जो आप हैं वो आवृत हैं। तो यहाँ पर उदान वायु आवृत है। आप उदान वायु है तो वायु है, वो शांत बैठने वाला बच्चा नहीं, उसको किसी ने कवर किया और उसको वो काम करने नहीं दे रहे हैं कफ, तो वो कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो उसकी वजह से उदान वायु का कार्य में क्या विकृति आएगी, तो इसमें आता है कि मतलब बल की नाश होता है, उदानो बलम उच्यते, ऐसा कहा गया है ग्रंथों ने। तो बल का नाश हो जाता है। फिर मुंह से स्त्राव बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर इसमें जो ये है द्रवता, बहुत ज्यादा हैवीनेस ऐसा फील होने लगता है, और शोष होने लगता है। स्फुरन, जो फेसिकुलेशन मैंने शब्द बोला, यहाँ पे पूरे बॉडी में ना ऐसे लगता है कि ट्विचिंग हो रहा है, फेसिकुलेशन हो रहा है, ऐसे मतलब ये हो रहा है, स्फुरन टाइप होने लगता है। फिर इंसान जो है वो बोल नहीं पाता है। फिर उसके बाद में मिनमिनत्व, बोलने के टाइम पे मिनमिनत्व, जैसे शाहरुख खान होता है किरण, इस तरह से वो बोलने में मिनमिनत्व होने लगता है। नाक से बोलना, ये तकलीफ होने लगती है। तो उदा उदा उरस्थान उदान से नासा नाभि गलान शरीर, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो ये सारे उदान वायु के कार्यों में तकलीफ होने लगती है। उर स्थान उदान से नासा नाभि गलान शरीर, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ये सारी क्रियाएं जो है उदान वायु की, ये विकृत होने लगती है। तीसरा आता है कफावृत व्यान वायु। कफ जो है वो व्यानु हृदय स्थित प्रसन्न महादेवो, ऐसे बोलते हैं प्रसन्न, मतलब ये क्या करता है कि हार्ट का पंपिंग और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ये करना होता है। और व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में रस धातु को विक्षेपित, मतलब रक्त जो हृदय में आ रहा है उसको विक्षेपित करके न्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब सार भाग है, वो पूरे सारे धातुओं को देता है। और धातुओं को और
मतलब हर चीजों को वो तर्पण करता है, व्यान वायु ही करता है। तो ये अच्छे से नहीं हो पाता है, कफ ने उसको आवृत कर दिया है। तो सिराओं में, स्नायु में या आवरण के वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि वाक ग्रह, इंसान बोल नहीं पाता है, पूरे बॉडी में गुरुता आती है, फिर उसके बाद में चलने में तकलीफ होती है, व्यान वायु को आवृत कर दिया है, उसके बाद में स्फुरन होने लगता है, स्तब्धता बहुत ज्यादा आ जाती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने ऐसे पेशेंट में क्या सिम्टम देखे, आप थोड़ा बताइए मैम, कि मैंने जो बताया उसमें एनालिसिस क्या किया कि कौन सा वायु का कौन सा आवरण से क्या हो रहा है, कुछ बताइए। सर, जो आपने अभी तीनों बताए, कफावृत प्राण वायु, कफावृत उदान वायु और कफावृत ज्ञान वायु, तो सर हाँ इसका जो इसमें आपने अलग अलग सिम्टम बताए कि कफ ने अगर जिस चीज को आवरण किया होगा उसके जो कार्य हैं वो मतलब वो कम हो जाएंगे, वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जो मेरा पेशेंट है, तो जिसको मैंने अभी बताया आपको, वो कफावृत प्राण वायु का लग रहा है, क्योंकि उसको श्वास कष्ट हो रहा है। और उसको ये भी प्रॉब्लम है कि वो जब उसको हम ले जाके ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो उसको उस टाइम पे सफोकेशन हो रहा है और वो बंद कमरे में लेट भी नहीं पा रही है। और ड्राउजीनेस तो सर है उसको, क्योंकि उसके चेहरे से लगता है, क्योंकि उसका चेहरे पे भी जो आपने बताया बिल्कुल एक्सप्रेशन, मैम आपका आवाज म्यूट हो गया। बिल्कुल मुझे दिख हाँ रही है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी कम हो रहे हैं कि वो हाँ अ, हंसना बोलने की बात, लेकिन वो बता रही है जब बात को, तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है चेहरा। ये बात आपने जो बताई है, अभी मैंने गौर किया कि ये वाली बात उस पेशेंट के अंदर है, जो कि मैंने अभी तक नहीं इस चीज को गौर किया था, लेकिन बिल्कुल ये वाली चीज हमें दिख रही है उस पेशेंट के अंदर। तो सर हमारा जो पेशेंट है वो, जो भी वायु का अफेक्शन हुआ है उसके कार्य अगर हम पर होंगे, तो वही चीज हमें उस पेशेंट के अंदर नजर आएगी। उदान की हाँ अगर अफेक्ट, तो उसके उदान के जो कार्य है, बल है, मुख से जो बोलना है, या फिर जो भी अगर मैम आपका आवाज कट रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, लेकिन आपने जो कहा ना कि हमें देखना है कि कफावृत प्राण वायु है क्या, कफावृत उदान वायु है क्या, कफावृत व्यान वायु है क्या, कौन सा वायु का मतलब किस वायु को कफ ने आवृत कर दिया है, और उसके जो कार्य हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लोग चरक संहिता खोलिए, चरक संहिता में जो आवृत बात है, कफावृत प्राण वायु, कफावृत उदान वायु, कफावृत व्यान वायु, उसके सिम्टम्स और पढ़िए और पढ़िए। फिर जब पेशेंट आते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज के, तो ये मत सोचिए कि हैरिसन में क्या लिखा है कि इसका इलाज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में उसका इलाज है, पेशेंट ठीक होते हैं। मेरे पास उसके पेशेंट ठीक हुए हैं। 2014 में मेरे पास यूएसए से पेशेंट आई थी, जो वेटनरी डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा नाम सुना और यहाँ पर आए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और मेरे पेशेंट में ये कफावृत प्राण वायु एक को था। एक पेडिट्रिशियन आए थे, वो दिल्ली से आए थे, वो एम्स में थे, उनको कफावृत व्यान वायु था। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ग्रंथ पढ़ने से समझ आता है। मैंने ऐसे ऐसे चिकित्सा किया, और मतलब मेरे पास टोटल 5 पेशेंट आए थे और पांचों में 100% रिजल्ट आ गया। तो वो लोग बोले कि आपने चमत्कार किया, चमत्कार नहीं किया, आयुर्वेद का अभ्यास किया और आयुर्वेद के संप्राप्ति भंग किए, और पेशेंट को सच में रिजल्ट आया। हमें परफेक्ट डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए, उसके लिए और अभ्यास चाहिए, और मेन बात है कि सिखाने वाला कोई चाहिए कि ये कफावृत प्राण वायु है, कफावृत उदान वायु है, कफावृत व्यान वायु है। तो हमें अगर किसी ने सिखा दिया तो चिकित्सा करना बहुत इजी जाता है। अगर किसी और ने यहाँ पे मोटर न्यूरॉन डिजीज पढ़ा है, किया है या समझा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। हाँ मीनल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? और एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमें कफावत मतलब इस पे हम कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है ना, कि हाँ जैसे कि लक्षण तो उसमें कफावत ज्ञान वायु के हैं और कुछ लक्षण उसमें कफावत प्राण वायु के हैं, तो हाँ जिस तरह कॉम्बिनेशन वाले पेशेंट्स भी तो मिल सकते हैं ना हमें। हाँ, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। क्योंकि अभी जो इसमें ज्ञान वायु की जो एक्टिविटी है कि हाथ पैरों का चलाना उसका, और वो एक्टिविटी भी कम है पेशेंट की, और उसको श्वास कष्ट भी हो रहा है, तो इसमें हमें ये दोनों ही तरह के जो है उसके लक्षण मिल रहे हैं। ये हाँ पॉसिबल है ना? हाँ, और दूसरा बात है कि इसमें संप्राप्ति मैंने ऐसे जैसे बताया, कफावृत प्राण वायु, कफावृत उदान वायु, कफावृत व्यान वायु, केवल 3 में ही नहीं रहता है, ये संप्राप्ति और डीप में जाए तो यहाँ पर एक तो आवृतत्व वाला संप्राप्ति रहता है, एक धातु क्षयजन्य वाला संप्राप्ति रहता है, एक तीसरा अन्योन्य आवरण ऑफ वात, जो प्राणावृत समान, उदानावृत वान,
मतलब एक वायु ने दूसरे वायु को भी आवृत कर दिया है। तो जितना मैं इस पे लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा कि मतलब एक परस्पर जो अन्योन्य रहता है, प्राणावृत उदान, उदानावृत प्राण, व्यानावृत अपान, इसका भी सिम्टम मोटर न्यूरॉन डिजीज में मिलता है। यह हमें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। आवरण शब्द का जैसे टॉपिक आता है तो अपने टीचर लोग एग्जाम पास करने के लिए बोलते हैं इसको छोड़ दो या इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, लेकिन पेशेंट जब आते हैं तो हमें इसको एनालिसिस करते हुए आना चाहिए। इस पे हम और चर्चा करेंगे बाद में। और मिनल मैम, फिर आपने क्या चिकित्सा दिया, मैं अभी चिकित्सा पे भी और बताऊंगा और डिटेल में मैं बताऊंगा, फिर आपको और अच्छा लगेगा कि क्या क्या चिकित्सा बताई अपने आचार्यों ने। यस सर। मैं पहले बता अभी तो देता सर हूँ हाँ बोलिए, नहीं तो आप बोल दीजिए, फिर मैं आपको चिकित्सा और अच्छे से बताता हूँ। पहले बताइए सर, तो उसमें बताऊंगी मैंने क्या क्या करा है अभी ठीक तक। है ठीक है, आप सुनिए और आप ये एनालिसिस करिए कि आपने सही चिकित्सा दिया था उस हिसाब से। पहले सुनिए, इसमें जब व्यान का कोप होता है, व्यान को किसी ने आवृत कर दिया है, तो उसके वजह से व्यान वायु जो है हृदय में रहता है और पूरे शरीर में संचार कर रहा है। तो ये धातुओं को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो हम लोग केदार कुल्या न्याय, फिर खले कपोत न्याय, शीर दधी न्याय, इससे जब हम लोग देखते हैं कि धातुओं को जो परिपोषण मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि धातुओं का क्षय शुरू हो जाता है, जो मॉडर्न साइंस में बोलता है कि एट्रोफिक चेंजेस आते हैं। तो मांस धातु का खासकर यहाँ पे एट्रोफिक चेंजेस ये आने लगता है। और ये धातु क्षय जब होता है तो जहां पर भी धातु क्षय या आवरण होगा तो वहां पे वायु का प्रकोप होगा, तो ये होगा। और इसके वजह से अन्योन्य आवरण जो रहता है वायु का वह और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल उदान वायु को अगर प्राण वायु ने आवृत कर दिया, उदान वायु को प्राण वायु ने आवृत कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी वजह से श्वास लेना तकलीफ हो जाएगा। उस श्वास लेना, सांस लेना और सांस को छोड़ना ये तकलीफ होने लगेगा। मुख का शोष, मुंह जो है वो सूखने लगता है। अगर आवरण जो रहता है, प्राण को उदान वायु ने आवृत कर दिया तो बल की हानि होगी, ओज की हानि होगी, वर्ण की हानि होगी। अन्योन्य परस्पर आवरण जो होता है, मतलब उदान ने प्राण को आवृत कर दिया, जैसे मैंने प्याज का उदाहरण दिया कि एक ने दूसरे को कवर किया, तो यहाँ पर प्राण को उदान ने कवर कर दिया है, तो बल, ओज और वर्ण का हानि होता है। उसी तरह से अगर प्राण और उदान जो रहते हैं, अगर उसको उसमें अगर कोई भी इफेक्ट आ रहा है, तो सुश्रुताचार्य जी ने तो बोला है कि प्राण और उदान इसको गुरुतर सबसे ये बोलते हैं कि मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई है। और फिर क्या होता है कि शरीर में पीड़न शुरू हो जाता है, स्पाज्म शुरू हो जाता है, तो बल की हानि होती है, कभी कभी वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होने लगता है। और फिर उसमें फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस छोड़ने में तकलीफ होने लगती है, प्राण हानि और डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एमएनडी जो रहते हैं 5 टाइप का जो मैंने बताया, उसमें तीनों दोषों का प्रकोप रहता है। और परस्पर आवरण या धातु क्षय या फिर कफावृत प्राणवायु, कफावृत उदान वायु, कफावृत व्यान वायु, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एएलएस जो रहता है, जो मैंने पहला टाइप बताया एएलएस, उसको और एनालिसिस किया, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बात कफ का ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बात और कफ इसके सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। बल्बर टाइप जो मैंने बताया, बल्बर मतलब फेस के, फिर माउथ के और थ्रोट के, इसके अगर वेराइटी देखते हैं तो इसमें पित्तानुबंधी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, डीजनरेशन होना, दाह पाक वगैरह होना, बल्बर टाइप में पित्तानुबंधी। इसमें अगर हम दुष्य देखेंगे एमएनडी में तो मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, सिरा और स्नायु, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। तो इसमें कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि ज्यादा इसमें दिखाई देने लगती है। स्त्रोतस अगर देखेंगे तो मांसवा स्त्रोतस, मेदोवा स्त्रोतस, मज्जावा स्त्रोतस और अस्थिवा स्त्रोतस की दृष्टि होती है। इसका रोग मार्ग देखेंगे तो मध्यम मार्ग में होता है, और बाह्य मार्ग, बाह्य जो रहता है बाह्य मार्ग, मध्यम मार्ग और बाह्य मार्ग, इसमें ये ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें संप्राप्ति चक्र कैसे बनता है, तो कफ प्रकोपक हेतुओं का सेवन ज्यादा होना, फिर उसके बाद में क्लेदक कफ और अवलंबक कफ की दृष्टि ज्यादा होती है। जब कफ की दृष्टि होगी, क्लेदक कफ और अवलंबक कफ, अवलंबक कफ हृदय में रहता है, क्लेदक कफ आमाशय में रहता है, इसकी दृष्टि ज्यादा होने लगती है, क्लेदन क्लेदन ज्यादा होने लगता है।
अवलंबक कफ की विकृति होती है तो अग्निमांद्यता सबसे पहले होता है, सामावस्था होती है और वात कफज ये व्याधि होने लगती है। दूसरा क्या है कि क्लेदक कफ और अवलंबक कफ दूषित हो रहे हैं तो वो आवरण करेंगे, ऐसे शांत नहीं बैठेंगे। कहीं पर भी इम्बैलेंस हुआ तो उनका काम है, अगर कोई भी जैसे कि आतंकवादी ज्यादा बढ़ गए तो वो लोग क्या करेंगे, वो शांत बैठेंगे क्या, वो आतंकवादी उपद्रव उत्पन्न करेंगे। उसी तरह से जो क्लेदक और अवलंबक कफ है, दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है, विकारो क्या बोलते हैं, विकारो दोषों का विषमता ही विकार होता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये क्या करेंगे कि वायु को आवृत करेंगे तो आवरण जन्य संप्राप्ति करने लगते हैं क्लेदक कफ और अवलंबक कफ। अगर प्राणवायु के प्रकोपक हेतुओं का सेवन होगा, मतलब खासकर वात प्रकोपक हेतु और उसमें खासकर प्राणवायु के प्रकोपक हेतु का सेवन होगा, तो यह क्या होगा कि प्राण उदान व्यान इन सबको प्रकोपित करेगा। और ये प्राण उदान और व्यान अगर कुपित हो रहे हैं तो ये शांत नहीं बैठेंगे, ये परस्पर आवरण करेंगे। प्राण उदान को करेगा, उदान व्यान को करेगा, व्यान अपान को करेगा, व्यान उदान और प्राण एक दूसरे को आवृत करने लगेंगे और स्त्रोतो दृष्टि और बढ़ेगी, संग होगा, विमार्गमन होगा, मतलब विमार्गमन मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह जाना। फिर धातुओं का क्षय शुरू होगा क्योंकि वायु का ये आवरण जन्य संप्राप्ति हो रही है। वात का प्रकोप बढ़ेगा, धातु क्षय होगा तो, और उसकी वजह से वात कफज रोग हो जाता है, ये एमएनडी होता है। अब इसके लक्षण अगर हम देखेंगे तो इसमें बल क्षय मतलब वीकनेस ज्यादा आना, स्फुरन होना मतलब फेसिकुलेशन, पूरा बॉडी में कहीं कहीं पे फड़कन होने लगता है, स्फुरन होने लगता है। फिर मांस का शोष मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल्स होने लगता है। वाक विकृति मतलब डेसएर्थिया मतलब वाक की विकृति, बोलने में तकलीफ होने लगना। फिर मिनमिनत्व मतलब बोलने में वो किसी तरह से हकला के बोलने लगना। फिर उसके बाद में स्तंभ होने लगना, स्पास्टिसिटी बोलते हैं, वो होने लगता है। लाला स्त्राव होने लगता है। फिर खाना खाया है ना वो खाया नहीं जाता है, भक्तोपरोध, खाना जो है वो अटकता है, इंसान खा नहीं पाता है। फिर इसमें और भी इमोशनल लायबिलिटी जो बोलते हैं, मतलब उसको ना चेहरे पे हंसना रोना बोलना ये सब नहीं हो पाता है। अब ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तो अगर हम आवरण जो है कफावृत व्यान, कफावृत अपान, कफावृत व्यान, प्राण उदान और व्यान, इनका अगर कफ ने आवरण कर दिया है तो पहले हम कफ का आवरण दूर करेंगे। दूसरा है कि केवल वात की चिकित्सा करेंगे, धातुक्षय की चिकित्सा। तीसरा है कि अग्नि को प्राकृत करेंगे और जो कफ को बैलेंस करे, क्लेदक कफ और अवलंबक कफ को बैलेंस करे, और वो बैलेंस होगा, अग्नि अच्छा होगा तो धातुओं को पोषण अच्छे से मिलने लगेगा। तीसरा है कि कटुरस और उष्ण वीर्यात्मक औषधियां दिया जाता है जो अग्नि को प्रदीप्त करे, धात्वग्नि को ठीक करे, भूताग्नि को ठीक करे, मतलब जो हम बोलते हैं दीपन पाचन अनुलोमन, वही चिकित्सा यहाँ पे दिया जाता है। आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पूछिए, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, हमें आज ही नहीं कंप्लीट करना है इसको। हाँ, ये प्रभात जी ने बहुत बढ़िया बताया, विकारो दोष वैषम्यम धातु साम्यम निरोगता। मैं जो अटक रहा था ना, श्लोक याद नहीं आ रहा था, डॉक्टर प्रभात जी आपने बहुत अच्छा बताया है, विकारो दोष वैषम्यम दोषम साम्यम निरोगता। यहाँ पे विषमता आ गई है तो इसलिए आवरण हो रहा है या धातुक्षय हो रहा है या परस्पर आवरण हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कभी कभी मधुरस औषधियां देना पड़ता है जो वायु का शमन करे। जो अगर हमें केवल वात की चिकित्सा करना है तो मधुर औषधियों का प्रयोग करना है। अब इसमें मैं मेडिसिन के नाम बताता हूँ, लेकिन बेसिक थिंग जो है, अगर हम एबीसीडी देखेंगे आयुर्वेद का एबीसीडी, तो इसमें हमें आवरण को निकालना है, किस दोष ने आवृत किया है उसको निकालना है। वायु ने वायु को किया है क्या, कफ ने वायु को किया है क्या, या फिर पित्त का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या, इस तरह से एनालिसिस। और बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद फिर ये इजी हो जाता है। अभी तो हम यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे पेशेंट 1 लाख अगर एमएनडी के पेशेंट देखेंगे तो हमें एकदम क्लियर समझ आता है कि यहाँ पे कफ ने उदान वायु को किया है, कफ ने अपान। इसके लिए हमें पेशेंट देखना है। मोटर न्यूरॉन डिजीज के जब भी पेशेंट आए आप उनको देखिए, समझिए और घबराइए मत। अगर कहीं पर भी आप लोग को नहीं समझ आ रहा है मेरे से पूछिए, हम लोगों से पूछिए, हम लोग उसको और अच्छे से आपको बता पाएंगे। इसमें अभी हम चिकित्सा कर रहे हैं तो कफ का आवरण को दूर करना है और कुछ जीवनीय द्रव्य दे रहे हैं जो रक्त धातु को अच्छा करे। तो इसमें अष्टवर्ग कषायम, अष्टवर्ग कषायम में जीवक और ऋषवक उसको हटा दिया तो मेदा, मामेदा, काकुली, शीर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, क्योंकि जीवक और ऋषवक मिलता नहीं है, इसलिए अष्टवर्ग कषायम का प्रयोग करते हैं।
45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद देना है। या सहचरादि कषायम, सहचरादि कषायम जो है वह वात और कफ को शमन करता है और बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर भद्र दार्वादि कषायम, कल्याणक कषायम, रसोन आदि, जो लहसुन बताया अपने चरक संहिता में, लहसुन को बताया कि वो आवरण जन्य संप्राप्ति को पूरी तरह से भंग करता है, इसलिए रसोन आदि कषायम। उसी तरह से सेकंड फेज जब रह रहे, पहले में अष्टवर्ग कषायम दीजिए, सहचरादि कषायम दीजिए, भद्र दार्वादि कषायम दीजिए, कल्याणक कषायम दीजिए, रसोन आदि कषायम दीजिए। यह फर्स्ट फेज हो गया। आप 7 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए या 1 महीना दीजिए, इससे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ होगा। फिर हम वही चीज रिपीट नहीं कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर सेकंड फेज में कुछ दवाइयां बदलनी पड़ती है। तो उसमें कुछ बल्य दवाइयां और आवरण को और अच्छे से भंग करने वाली दवाइयां, जैसे विदार्यादि कषायम, लहसुन शीर कषायम, लहसुन भी है और दूध है तो लहसुन शीर कषायम, सहचरादि शीर कषायम, ये 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, अगर हमें कषाय रूप में देना है। तो अगर हमें वटी कल्पना में देना है तो पूर्ण चंद्रोदय रस, ये क्या करना है कि एक एक गोली सुबह शाम पूर्ण चंद्रोदय रसायन के रूप में देना है। फिर उसके बाद में रसोनादि वटी, लशुनादि वटी जो आते हैं वह देते हैं, तो आवरण जन्य संप्राप्ति को ठीक करता है। फिर स्वर्ण मुक्तादि वटी, सिद्ध मकर ध्वज, चतुर्मुख रस, चतुर्मुख रस के बारे में आप लोगों ने, मैंने बताया था, चतुर्मुख रस बहुत जगह आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करता है। आप लोग YouTube में मेरा एक लेक्चर देखिए, चतुर्मुख रस के बारे में मैंने बताया। फिर वृहतवाद चिंतामणि रस, ये तो MND की सबसे बेस्ट दवाई है, वृहतवाद चिंतामणि रस। फिर उसके बाद में क्षय कुलांतक रस, क्षय कुलांतक रस, ये आयुर्वेद सार संग्रह में भी बताया, भेषज रत्नावली में भी बताया। क्षय कुलांतक रस ये MND की बेस्ट दवाई है। स्वर्ण भस्म, फिर राज मृगांक रस, जहां पे धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, राज मृगांक रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर स्वर्ण कंठ वल्लभ रस, अगर बोलने में तकलीफ हो रही है और गले, मतलब वहां के गले के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो रहे हैं, तो स्वर्ण कंठ वल्लभ रस ऐसे करके आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अगर चूर्ण में कुछ देना है, ये सारी जो दवाइयां मैंने बताई वो 50 mg सुबह शाम दे सकते हैं, या 125 mg सुबह शाम दे सकते हैं, जो मैंने रस औषधिया और स्वर्ण कल्प बताए। चूर्ण कल्पना में अगर देना है तो लवंग चूर्ण, एलादी चूर्ण 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ देना है। फिर उसके बाद में आगे की अवस्था में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ तो हमें बल्य कुछ दवाइयां देनी है, जैसे अश्वगंधा चूर्ण, जो बृहणीय गण में और बल्य गण में बताई है। हमें यहाँ धातुओं को बल देना है क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति है, और वात का शमन करना है। तो अश्वगंधा चूर्ण, बला चूर्ण, कपिकच्छु चूर्ण, कपिकच्छु चूर्ण का बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि वो वृक्ष भी है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, मांस को भी अच्छा करता है। कपिकच्छु चूर्ण देते हैं, उसमें नेचुरल डोपामाइन भी रहता है, तो वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है कपिकच्छु का चूर्ण। धातु कल्प लेह देते हैं, नरसिंह रसायन, नरसिंह रसायन नरसिंह भगवान जैसा ताकत देता है और रिज्यूनेट करता है एक एक सेल को। इसी तरह से तेल कल्पना अगर पीने के लिए देना है तो सहचरादि तेल देते हैं, महामाश तेल देते हैं, शीरबला तेल देते हैं, या धनवंतर तेल देते हैं। पीने के लिए कितना देना है तो 5 से 10 ml दूध के साथ देते हैं। अब इसी का बस्ती भी हम लोग दे सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग बस्ती सहचरादि तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती, महामाश तेल का बस्ती, शीरबला तेल का बस्ती, तिक्तक शीर बस्ती या धनवंतर तेल का बस्ती देते हैं। घृत कल्पना देना है तो कल्याणक घृत का बस्ती भी दे सकते हैं, नस्य भी दे सकते हैं, अभ्यंतरता भी दे सकते हैं। नागबला सर्पी ये हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ उद्वर्तन कराना बहुत जरूरी होता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज में कफ को निकालना है, तो कफ कैसे होगा, उद्वर्तन करते ही कफ का शमन हम लोग कर सकते हैं बही परिमार्जन चिकित्सा में। तो जीवंत्यादि चूर्ण है, कपिकच्छु चूर्ण है, जो कफ के आवरण को भी ठीक करे और मांस को भी ताकत दे। कपिकच्छु उष्ण रहता है। उसी तरह से अभ्यंग में अश्वगंधा बला लाक्षादि तेलम का अभ्यंग कर सकते हैं, पंच स्नेहम कुशंबु का प्रयोग कर सकते हैं, सहचरादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रभंजन तेल का प्रयोग कर सकते हैं, महामाशादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पिजिचिल कल्पना जो रहती है, आप लोग को मालूम है पिजिचिल जो रहता है तेल और घी का मिक्सचर रहता है, और उसका पूरा बॉडी में सर्वांग जो स्नेहन किया जाता है गरम गरम कोष्ण में, उस तरह से प्रभंजन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सहचरादि तेल का, पिजिचिल पूरे बॉडी में तेल गिराना है, तेल की धारा करनी है। उसी तरह से बस्ती में शीरबला अनुवासन देना है। मुस्तादी राज यापना बस्ती, यापना बस्ती का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग रहता है, तो मुस्तादी यापन बस्ती, रासना हिरणमलादी राज यापना बस्ती, बहुत सारा यापना सिद्धि में बताया। फिर रसायन कुछ देना है तो चित्रक रसायन का, जो कफ और वायु इसके आवरण को ठीक करके, परस्पर आवरण को ठीक करके वायु का शमन करे, क्योंकि चित्रक है वो उष्ण है,
उष्ण और तीक्ष्ण है, तो कफ को भी ठीक करना है और वायु को भी। तो चित्रक रसायनम वो भी ज्यादा नहीं देना है, 5 ग्राम सुबह शाम देना है। उसी तरह रसोन रसायनम, लहसुन का रसायन देना है। नागबला रसायनम, च्यवन प्राशावलेहम, इसका प्रयोग करना है। इस तरह से हम लोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और मतलब इतना अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मीनल गुप्ता मैम आप कुछ बोलिए, फिर मैं थोड़ा रुक के फिर बोलूंगा। मीनल गुप्ता मैम आपने क्या क्या दिया था, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? हाँ प्रधान जी। अभी मैं बल्बर पालसी और स्यूडो बल्बर पालसी जो रहता है उसमें क्या देते हैं, मतलब फेस और फेस से रिलेटेड जो प्रोग्रेसिव होता है उसमें क्या देते हैं, मैं बताता हूँ, आप थोड़ा बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा बताया सर आपने। जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इसमें सबसे पहले हमें कफ का आवरण दूर करना है, तो उद्वर्तन का प्रयोग सबसे पहले करके, और उसके बाद हम उसके साथ में या उसके बाद में हम अभ्यंगम में बलाश्वगंधादी तेल का या फिर प्रबंधन जो मैंने यूज किया था, बलाश्वगंधादी और प्रबंधन और महामास्क का, और मैंने अभ्यंगम करवाया था पेशेंट का। और सहचर की वस्तु जो आपने बताया था सहचर वाली, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा उसके पैरों की प्रॉब्लम जगह थी, तो मैंने उसको भी सहचर तेल की बस्ती दी थी। लेकिन उससे पहले उसका दीपन पाचन सबसे ज्यादा जरूरी है। आम का पाचन करने के बाद ही हम उसे बस्तियां दें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले तो दीपन पाचन औषधियां थी, उसमें मैंने लहसुनादि का और लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग किया था सर, क्योंकि उसका जो अ, अग्नि है वो प्रॉपर दीप हो पाए। और उसके बाद में मैंने उसका ये अभ्यंगम और बस्ती का जो एपिसोड का वो लिया था सर। सर आपने जो बताया कि पहले 7 दिन से 15 दिन तक हमें उनको जो कोशिश करनी चाहिए दीपन पाचक की जैसे कषायम है वो देने के बाद ही हम अगर उनको व्रणगण की चिकित्सा देंगे, तो ये हम प्रॉपरली कर पाएंगे कि पहले उसका अगर हमें वात समन करना है तो मधुर औषधि देनी है, और कफ का हमें अगर वो करना है तो हमें कटुपित्त का प्रयोग करना है। तो ये सब हम अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी सर ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और धीमे धीमे करके ही पेशेंट को इफेक्ट आता है। तो इसको हमें बहुत बहुत ही आराम से करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, कि कफ का आवरण खत्म करें, फिर हम उसको वायु का जो हुआ है, वायु की जो वायु का जो क्षय हुआ है उसको हम ठीक करें। हाँ, इसमें आवरण को भी ठीक करना है, या फिर धातु क्षय हुआ है उसको भी ठीक करना है, और परस्पर आवरण है उसको भी बैलेंस करना है। तो और रसायन भी देना है, बल्ले दवाइयां भी देनी, ये हमें सोचना है। जो लोगों के पास भी एमएनडी के केसेस आ रहे हैं, आप सबको सारे केसेस लेने हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज के, और घबराना नहीं है। आप लोग को जहां पर भी डिफिकल्टी आती है, आप लोग के साथ हम लोग हैं, मिनल मैम भी है, मैं भी हूँ, अंजना मैम भी है। जहां पर भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है आप पूछिए। इसी तरह से हम लोग अजामांस का भी प्रयोग करते हैं, मासेन मासस्य वृद्धि भवती, इसलिए अजामांस या अजामांस रस देते हैं। और ये जो मांस रस का प्रयोग करना, मधुर अम्ल लवण रस का प्रदान करना, यूष कल्पना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो यूष कल्पना दे, या फिर बकरे का जो मांस होता है, बकरी का मांस, उसमें पंचमूल और दशमूल सिद्ध करके कषाय, उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और यहाँ पे मतलब धातुओं को बढ़ाने वाला बृहण चिकित्सा, और वो भी बृहण कर रहे हैं तो अभिसंधि गुण न बढ़े, जो दोषों को बढ़ाए, ऐसा चिकित्सा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पिपल्यादि मासरस, पिपल्यादि डाल के मासरस को सिद्ध करके वो देना है, जो राज्य यक्ष्मा की चिकित्सा है उस तरह से भी अगर हम लोग चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो मैंने चौथा और पांचवा टाइप बताया, बल्बर पालसी, जो फेस, थ्रोट और माउथ, इसके मसल्स को वीकनेस अगर एमएनडी में आ रहा है, या फिर वो धीरे धीरे सीडो बल्बर पालसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें वाक संघ की जो चिकित्सा बताइए, जैसे कि विदारयदि कषायम, प्रसारण्यादि कषायम, महाकल्याणक कषायम, महाकल्याणक के जो कंटेन है वो आप सहस्त्र योगों में पढ़िए, वो कषाय का प्रयोग करना है। इसी तरह से इसमें सारस्वत चूर्ण इसका प्रयोग करते हैं। फिर रुद्राक्ष चूर्ण, रुद्राक्ष का जो ये होता है फल होता है उसका चूर्ण का प्रयोग करते हैं शहद के साथ 1-1 ग्राम, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में स्नेह करना है तो प्रसारण्यादि तेलम, भल्लातक घृतम, इसका प्रयोग करना है। वटी कल्पना में ब्राह्मी वटी, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत है ना, फेस और ये सब इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप है, इसलिए ब्राह्मी वटी का प्रयोग करते हैं। फिर महावाद विध्वंसक रस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से रस औषधि में स्वर्ण भस्म, और फिर कश्य कुलांतक रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, उसी तरह से रासनादि चूर्ण को निम्न पत्रादि एरंड मूल, इन सब के बहुत सारे जो द्रव्य वात शामक और कफावृत वात, इन सबको ठीक करते हैं, उनको ठीक करना है। उसी तरह से
पंच स्नेह कुजम्बू, माश तेल का जो माश सेंधव तेल है उसका अभ्यंग करने के लिए, बला का प्रयोग करते हैं, बला शीरपाक का प्रयोग करते हैं, विदार्यादि शीरपाक का प्रयोग करते हैं। नस्य का बहुत अच्छा रोल रहता है अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्राण वायु उदान वायु का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें नस्य शीर बला तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल इसका प्रयोग करते हैं। फिर शिरोधारा का प्रयोग करने से एमएनडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसी तरह से प्रतिसारण करना है तो सारस्वत चूर्ण का काढ़ा बना के मुंह में लेके और उसको कवल गंडुश करना है, वचा चूर्ण का प्रयोग करना है, एक एक चुटकी शहद के साथ लेके उसका प्रयोग करते हैं ना, तो वचा चूर्ण जो है वो संज्ञा स्थापन है। और यहाँ पे संज्ञा जो है, जो मोटर नर्व्स है उनकी संज्ञा जो है वो अच्छे तरह से संवहन नहीं हो रहा है, इसलिए वचा है। फिर उसके बाद में ज्योतिषमती है, हींग है, संज्ञा स्थापन करने में 10 द्रव्य है, उन सब का प्रयोग करने से, वचा तेल का नस्य देने से, ज्योतिषमती तेल का प्रयोग करने से, ब्राह्मी तेल का प्रयोग करने से संज्ञा व स्त्रोतस, मनोव स्त्रोतस को ठीक करना है। उसी तरह से गंडुश करना है तो शीरबला तेल, बस्ती में मुस्तादी राज्य अपना बस्ती, रसायन में लशुन रसायनम, वचा रसायनम, वचा को रसायन की मात्रा में आप दीजिए, वचा चूर्ण को ज्यादा नहीं देते हैं, नहीं तो वमनोपग होता है, वचा ज्यादा दिया तो उल्टी कराता है, इसलिए रसायन की मात्रा में ब्रह्म मुहूर्त में दीजिए। तो आपके एमएनडी के पेशेंट मिनिमम 1.5 साल मैक्सिमम 3.5 साल में पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, और जो कंडीशन डेटोरिएट हो रहा होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लगा? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आपको मैम कैसा लगा लेक्चर एमएनडी का? और आपने कुछ पेशेंट देखे होंगे वो भी बताइए। सर आपने बहुत अच्छे से बताया, सारा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से बताया आपने, अपना अनुभव के साथ साथ जो मेडिसिन के नाम बताए और जिस हिसाब से आपने उसकी पैथोलॉजी बताई, संप्राप्ति रिटर्न बताया, बहुत अच्छा लगा सर, वेरी गुड सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत वैसी डिजीज भी है अपन मोटर न्यूरॉन, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं इस तरह के, तो यहाँ पे सच बात है संकट खड़ा हो जाता है कि इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे, और संप्राप्ति थोड़ी सी टफ भी होती है, उसको विघटन करना एक चैलेंज भी होता है। आपने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर, अच्छा लगा। सबसे पहले तो इसमें आवरण जो रहता है, कफावृत उदान वायु, कफावृत प्राण वायु, कफावृत व्यान वायु, आवरण जन्य संप्राप्ति है, इसमें क्षय संप्राप्ति है, या फिर इसमें परस्पर वायु के संप्राप्ति, जैसे कि अन्योन्य परस्पर वायु की, मतलब प्राणावृत उदान, उदानावृत अपान, उदानावृत व्यान, ऐसे जो परस्पर संप्राप्ति है उसको बुक में देखना है और पेशेंट में एनालिसिस करना है, तो फिर हमें और अच्छे से पिक्चर क्लियर होता है। हर पेशेंट अलग होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज का, तो हम इसको एकदम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये प्राणावृत उदान ही है, उदानावृत प्राण, हमें देखना पड़ता है तो हमें समझ आता है। तो आप लोग ऐसा करिए, पेशेंट में ठीक करिए और बहुत ज्यादा यश और कीर्ति को प्राप्त करिए। डॉक्टर अर्शिया मैम आप हैं? अर्शिया मैम आपको ये एमएनडी के केस लेंगी ना आप? आपको बड़े पेशेंट ठीक करने हैं, बहुत सारे आगे जाना है मैम। डॉक्टर सपना शुक्ला मैम, एमएनडी के जब भी पेशेंट आएंगे आप लोग को लेना है, जहां डिफिकल्टी आएगी आप पूछिएगा, ठीक है? तो अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ, 8:15 बजे सब लोग मिलिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और मैं अभी रेगुलर आऊंगा, कल सुबह भी माधव निदान का क्लास होगा 6 से 7 और 7 से 8 अष्टांग हृदय की टीका वचन भी होगी। और थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम। मैं अभी ये सेशन एंड करता हूँ। प्रणाम।